हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 9वां चैप्टर है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस चैप्टर को देख रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको समझा दिया था। ठीक है, उसको बहुत ही आसान तरीके से पूरा आपको समझाया था। और आज के इस वीडियो पे जो उसी से रिलेटेड टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है, इसकी शर्तें क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था पेपर में। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी क्या शर्तें होती है, इसकी क्या कंडीशन होती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला। दोनों को बहुत आसान तरीके से आज के इस वीडियो पे समझने वाले कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इनकी क्या क्या शर्तें होती है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से देखेंगे। और एक चीज जान लो, पेपर में इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, एकदम मस्त तरीके से एक एक चीज समझते हैं। ठीक है, देखो हमें पढ़ना है क्रांतिक कोण के बारे में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं क्रांतिक कोण। पहले हम पढ़ते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है, तो देखो क्रांतिक कोण को समझने के लिए थोड़ा सा प्रकाश का अपवर्तन आपको समझा देते हैं। देखो प्रकाश के अपवर्तन में क्या था, इस टाइप से एक अपवर्तन तल था। ठीक है, जिसमें अगर कोई मान लो प्रकाश किरण इस टाइप से आती है, ठीक है, ये एक प्रकाश किरण आई, इस किरण को आपतित किरण बोला गया। यहाँ पे बीच में क्या एक अभिलंब बना होता है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे होता है। सीधी लाइन आपको बना लेनी है, पटरी से बनाना तो सीधी बनेगी। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, अभिलंब है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इस अपवर्तन तल से 90 डिग्री पे होता है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब प्रकाश किरण, अपवर्तन में हमने बताया था, जब प्रकाश किरण, ये मान लो माध्यम 1 है, ये दूसरा माध्यम, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो कहा गया था जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, मान लो अभिलंब ये है आपका इस टाइप से, तो प्रकाश किरण देखो इस टाइप से आई, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसको सीधा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाती, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और कुछ इस टाइप से किरण चली जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने देखा था यहाँ पे एक कोण बना था जिसे आपतन कोण आई बोला गया था, यहाँ पे एक कोण बना था जिसे अपवर्तन कोण आर बोला गया था। ठीक है, तो ये चीज हमने इसके पहले वाले वीडियो पे प्रकाश के अपवर्तन पे समझा था। अब बात आती है क्रांतिक कोण क्या चीज है। तो क्रांतिक कोण क्या चीज है, इसको समझने के लिए आपको ये जो माध्यम 1 है, आपको इसको सघन माध्यम लेना होगा। माध्यम 1 क्या होगा, सघन होगा। माध्यम 2 क्या होगा, विरल होगा। सघन विरल हमने समझाया था, सघन का मतलब जैसे कांच, ठीक है, जिसमें सघन का मतलब जिसमें प्रकाश की गति धीमी हो जाए, जैसे कांच आपका सघन माध्यम है और जैसे वायु आपका विरल माध्यम है। इसमें प्रकाश तेजी से चल सकता है, जिसमें तेजी से चले वो विरल माध्यम, जिसमें स्पीड थोड़ा कम हो जाए प्रकाश की उसे क्या बोला जाएगा, सघन माध्यम। ठीक है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, आसानी से परिभाषा आप समझ जाओगे, ध्यान समझो बस। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उस क्रांतिक कोण की परिभाषा ये कहती है कि आपका सघन माध्यम में, देखो क्रांतिक कोण जो होता है सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण होता है। आई क्या है, आपतन कोण। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण आर है उसका मान 90 डिग्री हो। क्या कहा गया, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण होता है जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आई है ये तब सी के बराबर होगा। देखो सी होता है क्रांतिक कोण, ठीक है, आई जो है, आई क्या है, आपतन कोण। ये आई आपतन कोण जो है सी के तब बराबर होगा, सी का मतलब क्रांतिक कोण के तब बराबर होगा जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो। तो इसे ही आई को ही तब क्रांतिक कोण सी कह देंगे। ध्यान समझो, अगर आर बराबर 90 डिग्री हो तो आई बराबर सी हो जाएगा, ये चीज याद रखो। और कब होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा हो। ठीक है, परिभाषा एक बार लिख देते हैं फिर आपको देखो समझाते हैं। ठीक है, आप देखो हमने परिभाषा यहाँ पे लिखी, इसको समझते हैं आसानी से। परिभाषा हमने लिखी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, क्रांतिक कोण जो होता है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण को सी लिखते हैं तो क्रांतिक कोण सी कहलाता है। हमने सीधी सी बात कही, जब प्रकाश मान लो
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इस टाइप से जब प्रकाश गया तो कहा गया जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है, जब प्रकाश जाता है तो यहाँ पे जो आपतन कोण I है वो तब C के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण तब क्रांतिक कोण होगा जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो। मतलब जब अपवर्तन कोण R 90 डिग्री हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तब आपका जो ये है क्या आपतन कोण I ये आपका क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा है सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण I जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो ये I ही आपका C कहलाता है। मतलब ये जो आपतन कोण है यही आपका क्रांतिक कोण C कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होती है। फिर इसकी शर्तें क्या क्या, इसकी क्या कंडीशन है, कब क्रांतिक कोण होगा, तो इसकी शर्तें ये है। पहली शर्त यही है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तभी क्रांतिक कोण की बात होगी। दूसरी शर्त ये है कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R है इसका मान 90 डिग्री होना चाहिए, तब क्रांतिक कोण की शर्त जाके पूरी होगी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। और जैसे यहाँ पे ये माध्यम सघन है और ये विरल है, तो इसमें हमने अपवर्तन पे दो कंडीशन भी बताई थी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो इस वाले चित्र को अगर बनाना तो सही से बनाना, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश सघन से विरल जा रहा है तो अभिलंब ये है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगा मतलब अभिलंब से कुछ दूर हटके प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे कोण R बनेगा जाके ये। ठीक है, जब सघन से विरल में जाता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटती। दो कंडीशन बताई गई थी ना, पहला कि अगर विरल से सघन जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है किरण, जैसे अभी झुकी थी तो ये विरल से सघन की कंडीशन थी। लेकिन अब अभिलंब ये रहा, अभिलंब से दूर हट रही किरण, तो ये सघन से विरल जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जब क्रांतिक कोण की परिभाषा पूछी जाए तो साइड में इस टाइप से एक चित्र बना देना। ठीक है, ये आपका I कोण C के तब बराबर होगा जब R का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और ये परिभाषा लिखनी है, ये शर्त लिखनी है। इसके बाद एक इसका फॉर्मूला होता है वो भी याद रख लो। यहां से फॉर्मूला बता देते हैं, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच एक संबंध होता है। क्रांतिक कोण तथा जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसके बीच संबंध का एक फॉर्मूला होता है, वो भी याद रख लो। ठीक है, अपवर्तनांक में संबंध, उसका फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला होता है n बराबर 1 में साइन C, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 साइन C, जहां n को क्या बोलते हैं, जहां n अपवर्तनांक होता है, जहां n अपवर्तनांक होता है और C क्या होता है, C को बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। n बराबर 1 साइन C, जहां n क्या होता है अपवर्तनांक होता है माध्यम का, C क्या होता है क्रांतिक कोण होता है। ठीक है, तो पेपर में क्रांतिक कोण पूछा जाए तो आसानी से क्रांतिक कोण की परिभाषा लिख दो, उसकी शर्तें लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, n बराबर 1 साइन C, बगल में चित्र बना दो तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप लोग क्रांतिक कोण समझ चुके हो। अब जो इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसमें भी यही कंडीशन होगी कि प्रकाश जब सघन से विरल जाता है तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज होता है कि जैसे आपका यहाँ पे कहा गया कि जब सघन माध्यम में जो आपका आपतन कोण I है ये C के तब बराबर होगा जब विरल माध्यम में R बराबर 90 हो। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये बात कह दी जाती है कि यदि आपका जो सघन माध्यम में बना ये जो क्रांतिक कोण है, कोण C है, उसका मान जो हो वो आपतन कोण I, मतलब जो क्रांतिक कोण C का मान है उससे ज्यादा किसका मान होना चाहिए, I का। मतलब जो I का मान है, I का मान जो हो वो ज्यादा हो जाए अगर C के मान के, तब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। मतलब जो आपका सघन माध्यम में बना आपतन कोण I है उसका मान अधिक हो जाए किससे, क्रांतिक कोण C से, तब आपका वह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती। तो अभी उसको भी समझा देंगे, टेंशन न लो। एक बार आप लोग इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझा देते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, फिर देखो आगे समझाते हैं। तो आप समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा को, ये भी एकदम आसान है समझना। यहाँ से कहा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे परिभाषा पढ़ो। कहा गया है यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। हमने कहा था ना कि जो आपतन कोण I है इसका मान क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से बड़ा, मतलब I इज ग्रेटर देन C हो जाए, मतलब C से ज्यादा मान किसका हो जाए, I का। तो कहा गया यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब अभी जो ये प्रकाश यहां से आया और अपवर्तन के कारण दूसरे माध्यम में चला गया, तो ये कब हो रहा है, जब क्रांतिक कोण है। लेकिन अगर आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से ज्यादा हो जाए
तो ये जो प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा है, ये प्रकाश बिल्कुल भी दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा। ये प्रकाश क्या होगा, देखो यहां से आपतित प्रकाश आया, अब जब आई का मान सी से ज्यादा होगा, मतलब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में इस टाइप से वापस लौट जाएगा। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब अभी तक क्या था, प्रकाश ऐसे आया, दूसरे माध्यम में चला गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या कहा गया, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण आई का मान क्या हो जाए, क्रांतिक कोण सी से ज्यादा हो जाए, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता, प्रकाश उसी माध्यम में आके वापस लौट जाता है। और ये घटना कौन सी, परावर्तन की, क्योंकि परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश आया और उसी माध्यम में लौट गया, तो ये घटना तो परावर्तन की है, तो इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इस टाइप से आपको चित्र बना देना है। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें वही है। पहली शर्त, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो, मतलब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, जो आपतन कोण आई है इसका मान क्रांतिक कोण सी से बड़ा होना चाहिए, तब ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश सघन से विरल जाता है और उसमें अगर क्रांतिक कोण सी का मान जो है वो आई, मतलब सी से क्या है, आई का मान ज्यादा है, आई का मान जो है सी से ज्यादा है, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता, उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। शर्त ये लिखी हुई कि प्रकाश सघन से विरल जा रहा हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। इसके कुछ उदाहरण भी होते हैं, उदाहरण भी समझ लो। पहला उदाहरण इसका ये है कि मतलब ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है इसका हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना एक प्रकार की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। देखो जो हीरा होता है वो एक बहुत ही ज्यादा सघन माध्यम है, जब प्रकाश उसमें प्रवेश करता है तो उससे बाहर नहीं निकल पाता। जब हीरे में प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश उससे बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण हीरे के अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती रहती है और जिसके कारण हीरा ज्यादा चमकता रहता है। ठीक है, जब प्रकाश पड़ता है तो हीरे की चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रकाश जब जाता है तो उससे बाहर नहीं निकल पाता और उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बार बार होती है, जिसके कारण हीरा चमकता रहता है। ठीक है, दूसरी घटना है रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका जो है ये भी एक किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रेगिस्तान की मरीचिका, मरीचिका का मतलब समझते हो, मरीचिका का मतलब है कि मान लो जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में अगर जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे गर्मी ज्यादा है तो उसमें जो रेत होती है उसमें भ्रम क्या होता है, पानी का। जैसे दूर खड़े हो आप जब रेगिस्तान में देखोगे तो आपको ऐसा भ्रम होगा कि जो रेगिस्तान की रेत है वो आपको पानी, जल का आपको भ्रम होगा कि यहाँ पे जल उपस्थित है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे आप सड़क पे ही देख लो, इस रोड पे अगर जा रहे हो बहुत ज्यादा जैसे गर्मी पड़ रही है, आप दूर से जब आओगे देखोगे रोड में तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा लगेगा यहाँ पे पानी, लेकिन पानी होता नहीं, वो भ्रम होता है। तो कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। मरीचिका का मतलब यही रेत में पानी का भ्रम होना, यही है मरीचिका। ठीक है, तो रेगिस्तान की मरीचिका इसका उदाहरण है और हीरे का चमकना भी इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो आसानी से आप समझ चुके हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। चित्र बगल में बना देना इस टाइप से, शर्तें ये हो गई, उदाहरण ये हो गए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे जो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन था बहुत आसानी से आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। और इस किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के अगर और भी वीडियो देखना चाहो, इस चैप्टर के जितने भी वीडियो है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, क्लास 12 फिजिक्स की, वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वहां पे केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे, पहले चैप्टर से सारे वीडियो, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया, तो कमेंट करके जरूर बताना है सबको कि हाँ ये चीज हमको समझ में आया, जिससे हमें भी पता चल सकेगा कि हमने पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके भी आपको बताना है। ठीक है, नोट कर लो।